देखो लास्ट चैप्टर में मतलब लास्ट टर्न पे हम लोगों ने इसका बेसिक कर लिया था, मतलब रेडियो एक्टिविटी समझ लिया था और अल्फ़ा बीटा गामा डीके भी पढ़ लिया था। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कुछ करने के पहले अल्फ़ा बीटा गामा के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं थोड़ा सा, और फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी करते हैं। पहले अल्फ़ा बीटा गामा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो देखो, एक है अल्फ़ा, इसको ऐसे दिखाया जाएगा। सेकेंड इज बीटा एंड थर्ड इज गामा। जो कॉमन आपका पार्टिकल या रेडिएशन जो इमिट होते हैं वो यही तीनों, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो अब देखो इस पर क्या क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले चार्ज, अल्फा का चार्ज +2 होता है और बीटा का चार्ज -1 होता है एंड गामा इज चार्जलेस। ठीक है, तो गामा हो गया चार्ज। सेकेंड मास, अल्फा का मास 4 mu होता है या फिर 4 भी समझ सकते हो। बीटा का मास नियरली 0 होता है, एक्चुअली में 0 नहीं होता, नियरली 0 मीन्स बीटा का मास इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल होता है। मास का मतलब इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, वेरी स्मॉल, निग्लिजिबल, तो वही नियरली 0 और इसका मास 0। ठीक है, एग्जैक्ट 0। या अगर आप वैल्यू लिखना चाहो तो इसका मास होता है 4 इंटू ये एमयू की वैल्यू होती है 1.66 10⁻⁻27 kg में। तो ये इसका मास है और इसका मास लिखना चाहो तो ये 9.1 इंटू 10⁻31 kg में। तो ये इनके मास हो गए। ठीक है, तो +2 -1 0 और इसका जो स्पीड होता है, मतलब कि अल्फ़ा बीटा जो होते हैं किस स्पीड से ट्रेवल करते हैं। तो अल्फ़ा का स्पीड काफ़ी कम होता है। ये क्या होता है, नियरली 1/100 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो लाइट का जो भी स्पीड होता है उसका ये 1/100 टाइम्स नियरली होता है, इस मतलब लाइट की स्पीड के नियरली 1/100 टाइम्स। ये क्या होता है, इसका ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है और ये भी जो होता है स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। तो दोनों जो होते हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं और वो 1/100 क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट लिखना चाहो लिख लो, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या किलोमीटर में करोगे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट होता है। ठीक है, तो आप ये सब इंफॉर्मेशन लिख सकते हो। उन दोनों की स्पीड नियरली स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है। अब इसमें 1-2 पॉइंट और लिख लेते हैं। वन इज पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई पार्टिकल आ रहा है तो आप उसको कितना मतलब वॉल खड़ा करके या फिर क्या चीज़ उसको मतलब आप कोई भी मान लो ऑब्जेक्ट को रख के उसको कैसे रोक सकते हो। तो देखो होता क्या, मतलब वो कैसे रुक सकता है। तो देखो मान लो अल्फा जैसे है, तो अल्फा क्या हैवी पार्टिकल है, ज़्यादा मास है, तो ज़्यादा मास है तो किसी से भी टकराएगा तो रुक जाएगा। तो अल्फा जो होता है उसका पेनिट्रेशन पावर बहुत लो होता है। इवन वो अगर आपने मान लो एक मान लेते हैं आपके जैसे जो आप लोगों का जो नोटबुक होगा, अगर आप नोटबुक का पेज भी रख दोगे तो अल्फा उस नोटबुक के पेज से भी टकरा के गिर जाएगा। मतलब वो उसका पेनिट्रेशन पावर बहुत लो होता है, वो किसी भी सरफेस से टकरा के रुक जाता है, मतलब वो पेनिट्रेट किसी को नहीं कर पाता। दिस इज पेनिट्रेशन पावर। तो इसका क्या है वेरी लो। ठीक है, इवन कैन नॉट पेनिट्रेट पेपर, इवन कैनॉट पेनिट्रेट पेपर, वो पेपर तक को पेनिट्रेट नहीं कर पाता। अरे आप खुद सोचो, हैवी मास से तो कैसे पेनिट्रेट करेगा, टकरा के गिर जाएगा वो। बीटा का मास उससे कम होता है तो बीटा का पेनिट्रेशन पावर इससे काफ़ी ज़्यादा होता है। पर अगर आपने कुछ mm के मान लो जैसे 5-10 mm का अगर आपने मेटल लिया है तो उससे वो टकरा के रुक जाएगा। पेपर ऊपर से वो
पास कर जाएगा। इवन अगर आपके मान लो जैसे ये हैंड है, अगर आप अपने हैंड से भी बीटा को पास कराओगे तो बीटा पास कर जाएगा। पर अगर आप कुछ का मेटल यूज करोगे, या जो हमारा जो वॉल होता है जिसको बोलते हैं कंक्रीट, जिसको सीमेंट का बनता है, जो अगर आप एक मोटा वॉल भी लोगे जैसे कुछ ऐसा, तो उससे भी वो टकरा के रुक जाएगा ये। तो इसका जो पेनिट्रेशन पावर होता है वो मॉडरेट होता है। ये क्या होता है, कैन पास पेपर को आराम से पास कर जाएगा। इट कैन बी स्टॉप्ड बाय few मेटल। अरे कुछ का मेटल ले लो, 5-10 का या 1 सेंटीमीटर का, तो आराम से रुक जाएगा। इट कैन बी स्टॉप्ड बाय few मेटल और कंक्रीट वॉल। और हमारे जो घर का जो वॉल होता है वो कंक्रीट वॉल, ठीक है, उससे भी टकरा के रुक जाता है। गामा के पास ना चार्ज है ना मास, तो उसका पेनिट्रेशन पावर बहुत हाई होता है एक्चुअल में। और इसी वजह से गामा जो है इन तीनों में सबसे ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि उसका पेनिट्रेशन पावर हाई है। वो समझो 10-15 सेंटीमीटर के मेटल को भी क्रॉस कर जाता है। तो उसके लिए हम लोगों को कम से कम 20 सेंटीमीटर का मेटल बनाते हैं, या फिर आप एक बहुत ही थिक कंक्रीट वॉल, जिसकी वजह से वो रुक सकता है, क्योंकि उसका पेनिट्रेशन पावर बहुत हाई होता है। तो वो किसी भी सरफेस को इजीली पेनिट्रेट कर जाता है। तो इसका क्या होगा, पेनिट्रेशन पावर वेरी हाई। ये रुक कैसे सकता है, वेरी थिक कंक्रीट वॉल और वेरी थिक मेटल, ठीक है। इट कैन बी स्टॉप्ड बाय थिक मेटल वॉल और वेरी थिक कंक्रीट वॉल, ठीक है। सीमेंट का अगर आप बहुत ही चौड़ा वॉल बना दोगे तब भी रुक सकता है, या फिर मेटल का थिक वॉल, ठीक है। तो उसका पेनिट्रेशन पावर ध्यान रखना सबसे हाई। ये पूछा जाता है कि बताओ किसका सबसे हाई, उसका सबसे हाई, इसका सबसे लो, ठीक है। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसको पेनिट्रेट करने में दिक्कत होगी, तो उसका पेनिट्रेशन पावर कम होगा, ठीक है। अगर कोई और रैंडम पार्टिकल अगर आपको आ गया तो कैसे डिसाइड करोगे, जितना कम मास होगा उतना ज़्यादा उसका पेनिट्रेशन पावर। लेस मास तो इजीली पेनिट्रेट कर जाएगा किसी को, मतलब किसी के अंदर से गुजर जाएगा, ठीक है। और एक और इसमें लिख लेते हैं, आयनाइजेशन पावर। आयनाइजेशन पावर का मतलब क्या है, जैसे अरे जो मेटल होते हैं या एलिमेंट मान लो कोई भी एलिमेंट, उसको हम लोग आयंस बनाते हैं। आयंस भाई कैटायन और आयन आयंस बनाते हैं। तो उनमें आयंस बनाने के लिए हमको क्या होता है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जिसका चार्ज ज़्यादा होगा वो इजीली किसी को भी आयनाइज कर लेता है। तो इसमें इसका लिखते हैं हाई, वो इजीली किसी को भी आयनाइज कर देता है। इसका मॉडरेट कम चार्ज है तो मॉडरेट, और इसका वेरी लो या समझ लो नियरली जीरो, होता ही नहीं, ठीक है। वेरी लो और नियरली जीरो। तो इसमें नीचे लिखो, लास्ट में लिखो आयनाइजेशन पावर डिपेंड्स ऑन चार्ज ऑफ पार्टिकल। अल्फा हैव हाई पॉजिटिव चार्ज, सो आयनाइजेशन पावर ऑफ अल्फा इज वेरी हाई। तो उसका आयनाइजेशन पावर क्या होता है, बहुत हाई होता है। तो ये होगा कुछ अल्फा बीटा गामा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म समझते हैं जिसका नाम है हाफ लाइफ। बहुत इंटरेस्टिंग टर्म हाफ लाइफ, कि हाफ लाइफ एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो होता क्या है, जैसे मान लो कि मेरे पास सपोज करते ये एक यूरेनियम का सैंपल है, ठीक है। मान लो कुछ भी है, ये 100 ग्राम 200 ग्राम यूरेनियम का सैंपल है। तो यूरेनियम क्या है, मान लेते हैं रेडियो एक्टिव है, वो अल्फा बीटा गामा को इमिट करेगा, और वो मतलब जब उनको इमिट करता है तो उसका न्यूक्लियस चेंज हो जाता है, ठीक है। पर ऐसा नहीं होता है कि एक साथ सारे के सारे जो आइटम वो एक साथ ही चेंज हो जाए।
उसमें क्या होता है, चेंज होने का एक रेट होता है, एक मतलब स्पीड होता है। ऐसा नहीं होगा कि आपने मान लो कि 100 ग्राम यूरेनियम लिया तो पूरे के पूरे 100 ग्राम एक साथ चेंज हो गए, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें नीचे लिखो वेना, इसमें नीचे लिखो वेना रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज टेकन, then all the atoms of that substance does not undergo radioactivity at the same time. Then all the atoms of the substance does not undergo radioactivity at the same time. तो सेम टाइम पे सारे के सारे नहीं जाते रेडियोएक्टिविटी में, ठीक है। और इसमें वही देखते कि क्या होगा, ठीक है। तो अब हाफ लाइफ को देखो समझते क्या होता क्या है। तो हर एक सब्सटेंस का क्या होता है, एक हाफ लाइफ होता है। जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, ये उनका कॉमन फीचर होता है। वो इस हाफ लाइफ मतलब ये इस टाइम में क्या होता है, उनका जो अमाउंट होता है वो आधा हो जाता है, ठीक है। इसमें नीचे लिखो ऑल द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज अ हाफ लाइफ। इन दिस हाफ लाइफ amount of radioactive substance become half to the initial amount. In this time amount of radioactive substance become half to the initial amount. initial amount का आधा हो जाएगा। इसमें नीचे को फिर से लिखते हैं क्या होता है रेडियोएक्टिव मतलब हाफ लाइफ क्या होता है। तो लिखो हाफ लाइफ इज द टाइम पीरियड ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इन विच अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस बिकम हाफ। तो जिस टाइम में उसका अमाउंट हाफ हो जाता है तो वो कहलाता है हाफ लाइफ। तो मतलब एक साथ ऐसा नहीं होता कि पूरा का पूरा आपका क्या करे कि मतलब रेडियोएक्टिविटी या फिर आपका वही अल्फा बीटा गामा को एमिट करे, कुछ पार्टिकल करते कुछ नहीं करते। इसको समझते क्या होता है हाफ लाइफ। इसको देखो समझते हैं कि कैसे होता है। एक आप आराम से देखो, और जितने भी रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस होता है सबका हाफ लाइफ डिफाइंड होता है। जैसे यूरेनियम का मान लो 10 मिनट्स, किसी का 20 मिनट्स, किसी का 1 आवर, किसी का 1 ईयर, किसी का 2 ईयर। तो डिपेंड करता है। अगर बहुत ही अनस्टेबल है तो हाफ लाइफ कम होगा, जल्दी जल्दी अल्फा बीटा एमिट कर देगा। अगर थोड़ा सा स्टेबल है मतलब रेडियो एक्टिव है पर स्टेबल है थोड़ा सा, तो उसका हाफ लाइफ ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ लिखना चाहिए, लिख लो कि देखो एवरी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज़ a fixed half life, and this half life of radioactive substance is determined experimentally. Every radioactive substance has a fixed half life and this half life is determined experimentally. अलग अलग का अलग अलग हाफ लाइफ। इसमें लिखो डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट हाफ लाइफ। तो अलग अलग हाफ लाइफ होगा। पर मान लो जैसे आपने बोला यूरेनियम तो उसका हाफ लाइफ फिक्स होगा, जैसे प्लूटोनियम उसका हाफ लाइफ फिक्स होगा, वो चेंज नहीं होता। तो हर सब्सटेंस का अपना फिक्स एक हाफ लाइफ होता है जिसको वो फॉलो करते हैं। तो देखो क्या इसका मतलब क्या है। हाफ लाइफ का मतलब समझते हैं कि मान लेते मेरे पास एक सैंपल है और मान लेते हैं ये पहले 100 ग्राम था, मान लो कुछ भी 100 ग्राम था सैंपल, ठीक है। इसका हाफ लाइफ ऐसे हम करते हैं कि कुछ टी मान लेते कुछ टी मिनट या टी सेकंड जो भी लेना चाहो, मान लेते टी मिनट का हाफ लाइफ है। तो टी मिनट इसका हाफ लाइफ ऐसे हम करते हैं, मान लो कुछ भी जैसे 10 मिनट, चलो 10 मिनट ले लेते हैं, चलो 10 मिनट को उसका हाफ लाइफ ले लेते हैं। मैं बस आपको एग्जाम्पल बताना चाह रहा हूँ कि क्या होता है। तो 10 मिनट बाद वो उसका आधा हो जाएगा, मतलब कि जो भी सैंपल होगा, जो भी यूरेनियम प्लूटोनियम होगा, आधा ही यूरेनियम बचेगा और आधा खत्म हो गया, मतलब आधा किसी और में कन्वर्ट हो गया। तो अगर 10 मिनट का इसका हाफ लाइफ लेते माने तो इसका हाफ लाइफ 10 मिनट्स का, ये अज्यूम कर रहे हैं, समझने के लिए इसको अज्यूम कर रहे हैं। तो 10 मिनट बाद क्या होगा, वो उसका आधा हो जाएगा। तो कितना बचेगा 50 ग्राम, ठीक है। फिर से जैसे अगर आप 10 मिनट का टाइम दोगे, क्योंकि 10 मिनट का आपका वही हाफ लाइफ है, तो अब इसका आधा होगा। मतलब हर बार क्या होगा, देखो आप ऐसे समझो, यहां से स्टार्ट किए तो इसका आधा हो गया, अब इसको भूल जाओ। अब मान लो यहां से स्टार्ट किया तो इसका आधा, तो हर बार अपने अमाउंट का आधा होगा हर बार। तो क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा 25 ग्राम। अब यहां तक भूल जाओ, मान लो 25 ग्राम की बनता, तो अपने इनिशियल अमाउंट अभी 25 है, 25 से स्टार्ट होगा और 10 मिनट बाद क्या होगा, इसका भी आधा।
ठीक है। तो इस तरीके से होता है। हाफ लाइफ क्या होता है, एक फिक्स टाइम पे वो अपने अमाउंट का आधा हो जाएगा, ठीक है। ये उस सैंपल का प्रॉपर्टी होता है जो हम लोग एक्सपेरिमेंटली निकाल लेते हैं कि कितना हाफ लाइफ होगा। और हाफ लाइफ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि अमाउंट कितना है, मतलब हाफ लाइफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है। 100 से 50, और ये इसका आधा हुआ 10 मिनट में, तो 50 से 25 ये इसका आधा हुआ, तो टाइम फिर से 10 मिनट लगा। ये इसका भी आधा हुआ, फिर से टाइम लगा 10 मिनट। तो हाफ लाइफ फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है किसी भी सब्सटेंस का, और वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है कितना लिया है, ठीक है। इसको ड्रॉ कर लो, फिर नीचे लिखो हाफ लाइफ ऑफ अ सब्सटेंस, half life of a substance does not depends upon amount of substance taken. So half life of a substance is constant. तो उसका हाफ लाइफ क्या होता है, कांस्टेंट होता है। देखो आप खुद सोचो, इसका आधा हुआ, फिर उसका आधा हुआ, फिर उसका आधा हुआ, फिर उसका आधा हुआ। आप आधा करते रहोगे पर एक्चुअल में कभी भी खत्म नहीं होगा, आप जीरो नहीं ले जा पाओगे, मतलब बहुत कम होता जाएगा पर कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा। तो अब इसमें नीचे लिखो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आफ्टर many half life becomes very small, but radioactive substance never becomes zero, ठीक है। आफ्टर many half lives become very small but radioactive substance never become zero, तो वो कभी भी जीरो नहीं होता है, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी पर वो कभी भी जीरो नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखना है कि रेडियोएक्टिव सब्सटेंस कभी भी जीरो नहीं होता, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी पर कभी भी जीरो नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग इन सबको समझने के लिए एक पहले मैं फॉर्मूला कुछ लिखवा देता हूँ, एक सिंपल सा फॉर्मूला, मतलब मेरा ही बनाया हुआ फॉर्मूला एक्चुअल में, और फिर हम लोग उस पर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। देखो फॉर्मूला क्या है, CT इक्वल टू क्या होता है, C0 1/2 की पावर n। CT क्या है, ये है अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर टाइम t, तो आफ्टर टाइम t, ठीक है, इसलिए t लिखा है, ठीक है। ये C0 क्या है, ये इनिशियल अमाउंट, ठीक है, इनिशियल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इनिशियल अमाउंट ऑफ आगे लिख लो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। n क्या है, n इसमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो n की वैल्यू होती है टाइम अपॉन t हाफ, ये ठीक ऐसा लिखा जाता है। t इसमें क्या है, t इसमें टाइम, और t हाफ क्या है, हाफ लाइफ, ठीक है। पहले फॉर्मूला लिख लो इसको, CT मतलब कितना अमाउंट बचा, C0 इनिशियल अमाउंट और हाफ टू द पावर n, और n की वैल्यू t/t हाफ, ठीक है। t क्या होगा टोटल टाइम, और t हाफ क्या होगा हाफ लाइफ। मैं अभी इस फॉर्मूला को एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है और कैसे मतलब इसका यूज करेंगे। तो देखो समझो, जैसे मान लो आपके पास एक एग्जांपल समझते हैं, मान लो कोई भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस गिवन है, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवा के इसको समझाता हूँ, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो 200 ग्राम रेडियोएक्टिव cobalt 60 is taken, 200 gram radioactive cobalt 60 is taken if half life of cobalt 60 is 30 minutes, if half life of cobalt 60 is 30 minutes, find the amount of cobalt 60 remains, find the amount of cobalt 60 remains after 2 hours, find the amount of cobalt 60 remain after 2 hours।
तो ठीक है, बता रहे 2 घंटे बाद कितना बचेगा। ठीक है, अब इसको देखो करने का क्या तरीका है, समझो। 200 ग्राम गिवन था, 200 ग्राम गिवन था। ठीक है, हाफ लाइफ 30 मिनट का, तो हर 30 मिनट में उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 30 मिनट, तो इसका आधा हो गया 100 ग्राम। हर बार वो अपने इनिशियल वाले का आधा हो जाएगा। 30 मिनट में आधा हो गया, फिर से देखो क्या हुआ 30 मिनट, फिर इसका आधा हो गया 50 ग्राम। अभी तो 30 मतलब एक ही घंटे हुआ, हमको तो 2 घंटे का टाइम चाहिए। ठीक है, फिर से देखो हाफ लाइफ 30 मिनट, इसका आधा 25 ग्राम, फिर से हाफ लाइफ 30 मिनट का और इसका आधा 12.5 ग्राम। ठीक है, तो हर बार वो अपने का आधा 200 से 100, 100 से 50, 50 से 25, 25 से आपके पास 12.5। तो देखो टोटल टाइम 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, तो मतलब कितना बचा, इतना बचा। ठीक है, मतलब इतना बचा। ठीक है, ये पहले 200 था, अब कितना बचा 100, अब कितना बचा 50, अब कितना बचा 25, अब कितना बचा 12.5। ठीक है, ऐसा होता है। या मैंने जो फॉर्मूला बताया उससे करते हैं। देखो अगर आप ये नहीं करना चाह रहे तो दूसरा फॉर्मूला देखो, मैंने क्या बताया, सीटी क्या था, अमाउंट लेफ्ट। ठीक है, अब देखो एन का वैल्यू क्या होगा, देखो एन क्या होगा, एन क्या होगा, देखो एन मैंने बताया था टाइम टी अपॉन हाफ लाइफ। और देखो टाइम टी कितना गिवन है भाई, टाइम टी तो 2 घंटे दे रखा है, तो टाइम टी गिवन है 2 आवर। 2 आवर का मतलब कितना होगा 120 मिनट। अरे 2 आवर का मतलब 120, 2 आवर का मतलब 120 मिनट दिया हुआ है, और हाफ लाइफ कितना है 30 मिनट। तो एन का वैल्यू देखो कितना आया 4। एन हमेशा इसलिए निकल जाएगा, एन का वैल्यू क्या होगा 120/30, तो एन का वैल्यू आया 4, मतलब कितने हाफ लाइफ है 4। तो देखो इनिशियल कितना गिवन है 200 ग्राम गिवन है, तो देखो क्या होगा, अरे फॉर्मूला देखो क्या था, ये फॉर्मूला बताया था। सी नॉट क्या था, इनिशियल अमाउंट, इनिशियल। तो इनिशियल कितना था 200, 1/2 की पावर 4। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये 200 और 2 की पावर 4 मतलब 16, तो इसको सॉल्व करो, दिस विल बी 12.5 ग्राम। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बताया, आप फॉर्मूले से भी सीधा सीधा कर सकते हो। एक्चुअल में फॉर्मूला मैंने इन्हीं सबको देख के बनाया, एक्चुअल में ये मेरा खुद का बनाया हुआ फॉर्मूला है, तो इन्हीं चीज़ों को देख के फॉर्मूला बना दिया मैंने। या आप ऐसे हाफ हाफ भी करते रहो, आपका आ जाएगा। ठीक है, तो हाफ लाइफ क्या होता है कि मतलब एक फिक्स टाइम होता है जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का जो अमाउंट होता है वो हाफ हो जाता है। ठीक है, इसको समझने के लिए और अच्छे समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल सुनो और करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें नीचे एक सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लिखो, लिखो इसमें इसको लिखो 10 ग्राम यूरेनियम 238 is taken, 10 ग्राम यूरेनियम 238 is taken, half life of uranium 238 is 10 minute, half life of uranium 238 is 10 minute. Find the amount of uranium 238 remains. Find the amount of uranium 238 remains after 1 hour. Find the amount of uranium 238 remain after 1 hour. ठीक है, 1 घंटे के बाद बता रहे कितना बचेगा। तो n की वैल्यू निकाल लो भाई, 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट, तो 60 मिनट अपॉन 10 मिनट, तो ये आएगा 6। ठीक है, तो फिर क्या होगा, सीटी मतलब अमाउंट जो बचा है, तो वो 10 ग्राम, अरे यही था, और 1/2 की पावर n, तो ये चलो फॉर्मूले, तो सी टी इक्वल टू क्या था, सी नॉट 1/2 की पावर 10 मतलब n, तो इनिशियल अमाउंट 10, 1/2 की पावर 6, तो ये क्या होगा 10/2 की पावर 6 कितना होगा 64, तो यही बचेगा।
इतना अमाउंट बचेगा, ठीक है। अब हाफ हाफ भी करना चाहो तब भी वही आएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। तो कितना होगा 10/264, ठीक है। तो 6 नंबर ऑफ हाफ लाइफ, तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्या हो रहा है। इनिशियल अमाउंट ऑफ ट्राइटियम इज, ट्राइटियम मतलब ये 1s3, अरे ट्राइटियम मतलब हाइड्रोजन का आइसोटोप, रेडियो एक्टिव होता है, पता है आपको। इनिशियल अमाउंट ऑफ ट्राइटियम इज 100 ग्राम। आफ्टर टाइम टी मतलब बता रहे हैं कि वो इतना ग्राम बचा, रिमेन्स, तो बताना है नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके, पहला फॉर्मूला से कर सकते हो, दूसरा आपको वो जो बताया मतलब वही डिवाइड करके उससे भी। तो मैं दोनों से करके दिखा देता हूँ। देखो पहले इससे करके देखते, ज़्यादा अच्छा है, मतलब मैं दोनों से करके दिखाता हूँ। देखो पहले 100 ग्राम, ठीक है। टाइम देखो 30 मिनट बोला है, हाफ लाइफ 30 मिनट में उसका आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 50 ग्राम। फिर देखो 30 मिनट में क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा, तो होगा 25 ग्राम। फिर देखो 30 मिनट में क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा 12.5 ग्राम। फिर देखो 30 मिनट में क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा, और फिर 30 मिनट में क्या होगा, इसका भी आधा हो जाएगा। तो हर 35 मिनट में इसका आधा होता जाएगा, ठीक है। तो हमको बोला है कि भाई टाइम टी के बाद इतना बचता है, तो बताओ क्या होगा। तो देखो 30 मिनट में इसका आधा, फिर इसका आधा, फिर इसका आधा, फिर इसका आधा, फिर इसका आधा, तो कितने हाफ लाइफ जा रहे हैं 5। तो टोटल कर लो टाइम, तो टोटल 5 × 30 मिनट, या फिर कितना होगा 150 मिनट, या फिर 2 आवर 30 मिनट, ठीक है। 2 आवर 30 मिनट कर सकते हो, 2.5 आवर, ठीक है। ये होगा पहला। अगर फॉर्मूले से करते तब क्या होता है, फॉर्मूले से देखते हैं क्या होता है। देखो फॉर्मूले से अगर ऐसे नहीं करना है तो फॉर्मूले से कर सकते हो, CT = C0 1/2⁴n, ठीक है। तो ये आपका 100 होगा। तो इसमें बस आपका कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा चाहिए। इसको डिवाइड कर देते हैं, तो देखो क्या होगा, तो 3.125/100 और 1/2⁴n, ठीक है। इसको देखो है क्या, आप जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो 32 आता है। आप करके देख लो, 32 आएगा। तो क्या होगा 1/32 = क्या होगा 1/2⁴n। अब देखो 32 का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, ये हो सकता है 1/2⁵। अरे 32 का मतलब 2, तो यह एक काम करते इसको इधर कर देते, इसको इधर, तो देखो क्या होगा 2⁴n। देखो आप देखो इसको ऐसा भी लिख सकते थे 1/2⁴n, ठीक है। अरे 1⁴n, 1 का कुछ भी पावर हो वो हमेशा 1 ही आता है, तो 1 का कुछ भी पावर फर्क ही, तो इसको इधर, इसको इधर, तो 2⁴n 32, तो 2⁴n होगा 2⁵, तो n की वैल्यू 5, ठीक है। तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते थे या ऐसा भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा।
एक और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट, इसको और अच्छे समझने के लिए एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। पीयू का मतलब प्लूटोनियम। तो देखो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, सोचने वाला है। x ग्राम प्लूटोनियम इज टेकन, x ग्राम लिया है, 8 ग्राम, देखो 8 ग्राम प्लूटोनियम इज कंज्यूम बिटवीन टाइम 30 to 40 मिनट, मतलब 30 से 40 मिनट के बीच में कितना कंज्यूम होता है? 8 ग्राम। 8 ग्राम प्लूटोनियम इज कंज्यूम बिटवीन टाइम 30 to 40 मिनट। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हाफ लाइफ गिवन है 10 मिनट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो इसमें आपको बस ऐसे ड्रॉ करके करना पड़ेगा। x ग्राम ले लेते हैं, चलो भाई x ग्राम ले लेते हैं। हाफ लाइफ कितना है? 10 मिनट का। तो देखो 10 मिनट का हाफ लाइफ, तो इसका आधा हो जाएगा x/2 ग्राम, ठीक है। फिर हाफ लाइफ देखो भाई आपका अभी तो 10 मिनट में ना, फिर ये 10 मिनट का फिर से देखो 10 मिनट का हाफ लाइफ, तो इसका आधा हो जाएगा। फिर से देखो एक हाफ लाइफ 10 मिनट का, इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। अभी तक तो देखो कितना हुआ, देखो 10 मिनट का हाफ लाइफ है, तो पहले हाफ लाइफ से आधा, फिर आधा, फिर आधा। अभी तो 30 मिनट हुआ, हमको 30 से 40 कर दिया। तो हम लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन वो 30 से 40 मिनट के बीच का गिवन है, तो देखो क्या होगा। फिर से देखो 10 मिनट और ये x/60, ठीक है। एक्चुअल में इस रूम में रिकॉर्डिंग करने के लिए एसी चालू करके रखना पड़ता है, क्योंकि अदरवाइज हीट हो जाएगा, और एसी की वजह से मुझे थोड़ा सा जुकाम सा हो गया है। तो करते हैं सॉल्व, चलो। तो देखो यहाँ तक, देखो यहाँ तक ये टाइम देखो कितना है, 30 मिनट। और देखो यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम कितना है, 40 मिनट, ठीक है। तो बोला है कि 30 से 40 मिनट के बीच में 8 ग्राम कंज्यूम, मतलब कि इस बीच में कितना कंज्यूम हुआ, 8 ग्राम। यही बोल रहा है कि भाई 30 से 40 मिनट के बीच में x ग्राम कंज्यूम हुआ है। कंज्यूम मतलब पहले इतना, तब इतना बचा, तो वही बीच का कंज्यूम होगा। तो देखो कंज्यूम का मतलब क्या है, x/8 वो पहले था, अरे यही तो होता है, x/8 है, और कितना बच गया, x/16। मतलब देखो पहले x है, कितना बचा x/2, फिर कितना बचा x/4, फिर कितना बचा x/8। अभी x/8 है और कितना बचा x/16। तो कंज्यूम क्या होगा, दोनों का डिफरेंस। x/8 वो है, मतलब x/8 है, और कितना बचा है x/16। अरे x/16 बचा है, x/8 था पहले इनिशियली, और x/16 बचा है, तो उसका डिफरेंस तो कितना होगा, x/16 ये कंज्यूम हुआ है, और कंज्यूम वाले का अमाउंट गिवन है। x/16 का वैल्यू आपको 8 दिया है,
तो x की वैल्यू 16 इंटू 8 ग्राम। ठीक है, तो ये हमारा इसका आपका आंसर आएगा। तो इसका आंसर देखो क्या आया, x क्या है 16 इंटू 8 ग्राम। तो ठीक है, इतना जो कंज्यूम था, इसका कंज्यूम क्या था x/16, और गिवन क्वेश्चन में कितना था कंज्यूम 8 ग्राम, सो x की वैल्यू ये। तो ये हमारा इनिशियल अमाउंट होगा, ये हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को हाफ लाइफ देखो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें और भी लिख लेते हैं अबाउट न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो हम लोग कुछ चीजें न्यूक्लियर रेडिएशंस के बारे में लिख लेते हैं। तो देखो स्टार्टिंग में क्या था कि जब साइंस डेवलप हो रहा था, मान लो कि कब 1940s की बात समझ लो, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात। तो उस सेकंड एक्चुअल में उसके पहले ही ऐसा नहीं, रेडियो एक्टिविटी तो पहले ही पता चल चुका था। वही मैडम क्यूरी या मैरी क्यूरी ने या फिर बेक्यूरेल ने पहले बता दिया था, पर उसका मतलब हम लोग कुछ यूज़ नहीं कर रहे थे। तो पहले इसका यूज़ मतलब हम लोगों ने न्यूक्लियर बम बनाने के लिए किया, बाद में न्यूक्लियर एनर्जी के लिए किया। तो स्टार्टिंग में देखो क्या था कि जिस समय आपका वही आपका न्यूक्लियस पे रिसर्च चल रहा था, तो उस समय अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक फार्मूला दिया E=mc², वही मास एनर्जी का फार्मूला, कि मास को जब एनर्जी को, अरे E=mc², आपको पता होगा, बहुत फेमस फार्मूला है। तो इसमें m क्या है, m आपका मास है जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, c क्या, c इज स्पीड ऑफ लाइट। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक फार्मूला बताया कि अगर आप किसी भी सब्सटेंस के मास को एनर्जी में कन्वर्ट करते हो तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके एक्चुअल में न्यूक्लियर बम बनाया गया एक्चुअल में। तो और फिर जिसका यूज किया गया था, पता होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म करने के लिए आपका जापान पे 2 बम गिराए गए थे, हिरोशिमा एंड नागासाकी पे। तो वहां पे क्या है कि आपका न्यूक्लियर बम का यूज किया गया था, और वो बम इसी कॉन्सेप्ट पे बना था, E=mc² पे बना हुआ था एक्चुअल में। तो स्टार्टिंग में तो जो भी आपका मतलब न्यूक्लियर एनर्जी था या फिर जो भी था इसका यूज, वो सिर्फ गलत यूज मतलब हो रहा था, कि इसका मेन पर्पस क्या हो रहा था, सिर्फ न्यूक्लियर बम बनाने के लिए। और फिर बाद में आपको पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका, दैट इज USA एंड USSR, जिसको भी रसिया भी बोलते हैं, कि इन दोनों में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया और दोनों ने बहुत ढेर सारे न्यूक्लियर बम बनाए। मतलब दोनों में कंपटीशन चल रहा था कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर बम बनाएगा। आपको पता होगा ये सब बातें जो आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। और इन लोगों में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। मतलब काफ़ी ढेर सारे न्यूक्लियर बम को बनाए गए कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर बम बना के हम अपने आप को दिखाएंगे कि हम ज़्यादा पावरफुल है। तो एक तरफ USSR था, एक तरफ USA था, ठीक है। तो वो अपनी अलग स्टोरी थी। तो देखो है क्या कि अब होता है एक्चुअल में क्या है कि जैसे मान लो कि हिरोशिमा में मान लेते जब न्यूक्लियर बम गिरा, ठीक है, तो होता क्या है, तो जब बम गिरेगा तो बम में एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत हाई एनर्जी होगी, एक्सप्लोजन होगा, तो आसपास के जो भी बिल्डिंग्स होंगे सब गिर जाएंगे, लोग मर जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा मतलब बल्क में लोग मर जाएंगे, ठीक है। ये तो पहला इफेक्ट होगा। पर आपको शायद आप लोगों को ये पता हो कि हिरोशिमा एंड नागासाकी में अभी तक आज तक भी जो भी बच्चे पैदा हुए वो भी अभी तक नॉर्मल नहीं होते। तो देखो होता क्या है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे सपोज को न्यूक्लियर बम गिरा, तो बम गिरने की वजह से क्या होगा, सबसे पहले तो जो भी एक्सप्लोजन होगा ये सब चीज़ें उड़ जाएंगे, वो तो अपनी जगह है। पर उसके बाद क्या होगा, फिर कुछ रेडिएशंस क्या होंगे, एयर में रह जाते हैं, जैसे कुछ अल्फा बीटा गामा कुछ एयर में रह जाएगा। और वो रेडिएशंस क्या होता है, जैसे मैंने बताया ना, गामा क्या होता है कि उसका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत हाई होता है, तो गामा बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल भी करता है वो। अब मान लो कि जैसे मान लो कोई पर्सन, सपोज करो मैं हूँ, और गामा रे रेडिएशंस दिखते तो है नहीं, अगर मेरी बॉडी से, अब जैसे मान लो कि एक्सप्लोजन हुआ, मतलब हो गया और उससे कुछ डैमेज हो गया, उसके बाद के बाद गामा रे कुछ डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकते मान लेते हैं, और सपोज कर गामा रे मेरे बॉडी से क्रॉस कर गए, तो जब मेरी बॉडी से वो क्रॉस करते हैं तो वो क्या करेंगे, मेरी बॉडी के कुछ सेल्स को वो मार देंगे, ठीक है। और इवन मेरी बॉडी में क्या होगा, कुछ भी जो भी अंदर मान लेते हैं DNA आ रहे हैं, उनको परमानेंट चेंज कर देंगे, मतलब क्योंकि वो एनर्जी है, तो जब एनर्जी मेरी बॉडी से पास होगा तो वो कुछ ना कुछ उसमें डैमेज कर देंगे, और कुछ सेल्स को वो क्या कर देंगे, किल कर देंगे, जिसकी वजह से मेरा इम्यून सिस्टम, अरे आजकल तो कोरोना वायरस के टाइम पे इम्यूनिटी बूस्टर ही चल रहा है, इम्यूनिटी बूस्ट करो, अपने आप को बचाओ। तो जब रेडिएशंस आपकी बॉडी से पास करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है,
और आपकी बॉडी में कुछ डीएनए और आरएनए में परमानेंट डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका ऐसा हो सकता है आपके बाल पूरे गिर सकते हैं, आपके नेल्स निकल सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे डैमेजेस हो सकता है कि आप ब्लाइंड भी हो जाओ, कुछ भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि उसने बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट किया। तो वो जो रेडियो एक्टिव जो रेडिएशंस होते हैं हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं अगर वो ज़्यादा अमाउंट में आ जाए, जिसकी वजह से आपके सेल्स का परमानेंट डैमेज हो सकता है, आपकी बॉडी की किसी भी पार्ट का मतलब लॉस हो सकता है, जैसे हेयर लॉस हो सकता है, या फिर वही नेल्स का निकलना हो सकता है, या फिर आपका क्या हो सकता है कि आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाए और आप फिर कुछ टाइम बाद आपकी मौत हो जाए। ये सब चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो उसमें वही नीचे लिखो न्यूक्लियर रेडिएशन में, तो नीचे लिखो large amount exposure to nuclear radiation is very harmful. It can kills human cell. It also damage our immune system. That is our immune system becomes weak when it is exposed to nuclear radiation. Sometimes exposure to nuclear radiation can also cause hair fall. It also affect our fingernails. It can also affect our eyesight and different part of our body, ठीक है। तो ये सब इसके इफेक्ट होते हैं। अब देखो है क्या कि स्टार्टिंग में तो इसका बैड इफेक्ट था कि भाई ऐसा ऐसा होता है, पर साइंस डेवलप होने लगा, फिर हम लोगों ने क्या देखा कि इसका यूज होता था, जैसे कि इसका यूज आज का न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के लिए इसका बहुत अच्छा यूज है। और आजकल इसका सबसे ज्यादा यूज होता है आपका मेडिसिन में। आप बोलोगे सर मेडिसिन में? हाँ, मेडिसिन में इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली कैंसर के ट्रीटमेंट में। तो देखो है क्या कि जब ये पहले कम डेवलप था और आप लोगों ने जैसे कई बार मूवीज में देखते हैं कैंसर हो गया तो बेचारा हीरो या हीरोइन जो भी होगी वो निपट जाती। मतलब पहले कैंसर का कोई मतलब जैसे मान लो अभी कोरोना वायरस का कोई वैक्सीन है, तो वैसे भी पहले कैंसर का कोई इलाज नहीं था। कैंसर हुआ मतलब कि निपटना तय है। फिर कैंसर के कुछ क्या मेडिसिन बनाए गए। तो जैसे कैंसर में शायद आपको पता होगा, कैंसर में क्या होता है हमारा जो सेल का जो ग्रोथ होता है बहुत फास्ट हो जाता है। जैसे मान लो कि अरे कैंसर मतलब सपोज करो कि अगर मेरे इस फिंगर को कैंसर हुआ तो यहाँ पे जो सेल का ग्रोथ होगा बहुत फास्ट होगा, तो ये मेरी पूरी बॉडी में फैलता जाएगा। तो कैंसर के केस में क्या होता है, या तो आपको इस पार्ट को काटना होगा, या तो इस पार्ट को काटो जिससे वो बॉडी में ना फैल पाए, या फिर यहाँ पे जो भी सेल्स है उनको मार दो मतलब। तो इनको मारने के लिए क्या होता है आजकल रेडिएशंस का यूज किया जाता है। लिमिटेड अमाउंट ऑफ रेडिएशंस को पास किया जाता है जो आपकी बॉडी को पूरा डैमेज ना करे पर इन सेल्स को मार सके। तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आजकल इसका यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आजकल इनका बहुत ही अच्छा यूज होता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। इसके लिए स्पेशली कोबाल्ट 60 का यूज या फिर आयोडीन 131 का यूज करते हैं स्पेशली, मतलब कि। तो इसमें आगे लिखो नाउअडेज न्यूक्लियर रेडिएशंस आर यूज्ड इन मेडिसिन्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, दे आर यूज्ड। तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जैसे मैं आपको एक बहुत फेमस पर्सन का नाम बताता हूँ जो काफी लोगों को पता होगा, युवराज सिंह। एक क्रिकेटर था एक्चुअल में। आप जिनको नहीं पता होगा तो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं युवराज सिंह। तो युवराज सिंह को शायद पता होगा कि इंडिया में जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ था 2011 में, फिर उसके बाद पता चला था कि युवराज सिंह को कैंसर है। मतलब तो आपको पता होगा युवराज सिंह को कैंसर है। फिर कैंसर के लिए क्या होता है, एक आपका चलता है केमोथेरेपी। तो कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए बस सही है केमोथेरेपी करो अगर आप बचना चाहते हो। तो केमोथेरेपी इज अ वेरी पावरफुल, मतलब केमिकल्स एंड रेडिएशंस। तो जब केमोथेरेपी होता है जिन लोगों जैसे आपके पहचान में किसी को हुआ होगा तो आप देखना क्या होता है। तो इवन मेरे भी एक्चुअली में एक रिलेटिव को हो चुका है, मैंने तो खुद देखा हुआ है। तो जब केमोथेरेपी होता है, इवन आप युवराज सिंह के बारे में आपको पता होगा, आप नेट पे भी देख सकते हो। तो जब होता है एक्चुअली में केमोथेरेपी, तब क्या होता है कि
बहुत पावरफुल रेडिएशन से आपको पास करना होता है, मतलब कैंसर को मारने के लिए। तो उसमें क्या होता है, देखना आपके जो बाल होते हैं वो गिर जाते हैं। युवराज सिंह का को जब कैंसर हुआ तो आप देखोगे उसके इमेजेस, तो उसके बाल, अभी रिसेंट टाइम में सोनाली बेंद्रे एक एक्ट्रेस है, उसको हुआ था कैंसर। तो आजकल तो वैसे काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया है, सोनाली बेंद्रे को भी हुआ था। मतलब मैं उन लोगों के एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिनको कैंसर हुआ और जो अभी अच्छे हो गए। मैं उन लोगों का नहीं बात बता रहा कि जिनको कैंसर हुआ और जिनकी डेथ हो गई, मैं उनका बता रहा हूँ जिनको कैंसर हुआ और जो सक्सेसफुल, मतलब उनका ट्रीटमेंट हुआ और अभी वो सही है। सोनाली बेंद्रे आप सर्च कर सकते हो। तो जब सोनाली बेंद्रे को भी ये जब हुआ था एक्चुअल में, तो उसने भी केमोथेरेपी किया था और उसकी वजह से उसके भी पूरे हेयर के लॉस हो गए थे। हेयर के लॉस होते हैं, नेल के लॉस होते हैं, क्योंकि रेडिएशंस आपके बॉडी से पास होते हैं। फिर क्या है कि केमोथेरेपी रेडिएशंस की वजह से जो भी कैंसर वाले जो सेल्स थे वो मर गए एक्चुअल में, और फिर धीरे धीरे आप रिकवर कर जाते हो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मतलब फिर मेडिसिन खाते रहो, फिर धीरे धीरे आपका हो जाता है, चीज़ें रिकवर कर जाती है। और क्योंकि रेडिएशंस क्योंकि बहुत पावरफुल होते हैं, तो उसके आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट होता है, तो उसमें फिर आपको, मतलब डॉक्टर्स के हिसाब से कहते हैं कि आपको ठंडी ठंडी चीज़ें को अपने आप को नॉर्मलाइज करने के लिए, मतलब काफ़ी उसमें केयर की जरूरत पड़ती है, साल या 2 साल तक। तो केमोथेरेपी एक आपका, मतलब सुना होगा आप लोगों ने कि ये आजकल यूज़ होता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। केमोथेरेपी में मेनली जो यूज़ होता है वो ये न्यूक्लियर रेडिएशंस का यूज़ होता है। तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ रेडिएशंस का यूज़ करते हैं। देखो ज़्यादा कर दोगे तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो एक लिमिटेड अमाउंट में वही। और ऐसा नहीं कि केमोथेरेपी कोई यूज़ कर सके, बड़े बड़े हॉस्पिटल में ही उनको ऑथराइज है। ऐसा नहीं कि कोई भी, मतलब हॉस्पिटल खुल गया है कोई भी ऐसे तो वो यूज़ कर ले, ये सब मतलब अलाउ ही नहीं रहे, आपको मिलेगा ही नहीं एक्चुअली। पहली बात तो जैसे कोबाल्ट-60 का यूज़ करना है केमोथेरेपी के लिए, तो इंडिया मतलब कि हर सिटी में एक ही 2 हॉस्पिटल का वो पावर होती है, मतलब यूज़ करने के लिए अलाउ होता है, बाकी अदरवाइज कोई इसका यूज़ नहीं कर सकता। क्योंकि पता चला आपको दे दिया, आप यूज़ नहीं कर पाए, आप पता चला कि किसी को कैंसर हुआ है और पता चला कैंसर की जगह आपने उसको और उसके सेल डैमेज करके उसको मार दिया, ऐसा हो सकता है अगर आपको प्रॉपर यूज़ करना नहीं आता तो उसके लिए क्या है कि बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना होता है, जो मतलब काफ़ी पैसे लगते हैं। तो और इसीलिए केमोथेरेपी एक काफ़ी क्या है कि एक एक्सपेंसिव होता है, मतलब इतना ईजी नहीं होता है। तो केमोथेरेपी के थ्रू हम लोग कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसमें भी न्यूक्लियर रेडिएशंस का यूज़ होता है, ठीक है। ये तो आजकल इसका काफ़ी ज़्यादा मतलब यूज़ होता है, मतलब कैंसर को ट्रीटमेंट के लिए, समझ में आपको आ गया होगा। तो ये आपका होता है मतलब वही कुछ रेडिएशंस का यूज़। और मिस यूज़ वही पहले बताया न्यूक्लियर बम, पर आजकल इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है स्पेशली कैंसर ट्रीटमेंट में। जो जैसे मान लो कि ये कोबाल्ट-60 है, मान लेते हैं, इसका कुछ टाइम तक यूज़ होता है, ठीक है। तो फिर जब ये मान लेते हैं कि जब आपका मान लेते हैं यूज़फुल नहीं रहा, तो फिर क्या होता है, जो हॉस्पिटल होते हैं इसको क्या होता है अर्थ के अंदर, मतलब बहुत अंदर क्या होता है, इसको आपका मतलब क्या करते हैं, मतलब कि समझ लो इसको मतलब अंदर गाड़ देते हैं, मतलब इसको डिग करके, मतलब इसको अंदर हम लोग क्या बोलेंगे कि इसको अंदर मतलब सेफली उसको कर देते हैं। मतलब एक बार की बात, इवन ये रिसेंट टाइम पे बात है, किसी शायद बच्चे ने सुना होगा, दिल्ली में कि किसी हॉस्पिटल ने क्या है कि वो जो भी आपका रेडिएशंस का जो भी कोबाल्ट-60 था उसको मतलब आपका मतलब गड्ढे के अंदर नहीं गाड़ा, उसको उन्होंने सिंपल जो गार्बेज था उसमें फेंक दिया। और उस गार्बेज को फेंकने की वजह से क्या है कि आसपास के एरिया में रेडिएशंस फैल गए थे, उसकी वजह से कुछ लोगों का तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ भी गई थी। ऐसा केस हो चुका है, तो इसीलिए और इसकी वजह से फिर उस हॉस्पिटल का लाइसेंस भी कैंसिल किया गया था। ऐसा चीज़ें फिर वही कि मतलब इतना केयरलेसनेस सही नहीं होता, तो उसका यूज़ लिमिटेड अमाउंट में यूज़ किया जाता है और है तो हार्मफुल, मतलब उसका बहुत कंट्रोल करके यूज़ किया जाता है। जब उसका यूज़ हो जाता है तो उसको फिर वही अर्थ के अंदर काफ़ी अंदर हम लोग उसको गाड़ देते हैं, मतलब उसको सेफली उसको हम लोग मतलब रख देते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, तो उसमें 1-2 टर्म और समझ लेते हैं। एक टर्म होता है इसमें समझते हैं कार्बन डेटिंग, मतलब कार्बन के साथ डेट करना है, कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग देखो क्या होता है, देखो कार्बन में 2 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। तो इसमें हम लोग यूज क्या करेंगे, कार्बन 14। तो इसमें नीचे लिखो कार्बन 14 इज यूज्ड इन कार्बन डेटिंग। क्या होता क्या है, कई बार आप लोगों ने सुना होगा डायनासोर्स, अरे डायनासोर्स की भाई इतनी एज है उतनी एज है, तो जो एज जो निकालते हैं उसके लिए यूज करते हैं कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग क्या होता है, किसी भी लिविंग थिंग की या किसी भी फॉसिल्स की एज निकालने के लिए यूज होता है। तो इसमें नीचे लिखो कार्बन डेटिंग इज अ मेथड टू यूज द
मतलब कार्बन डेटिंग इज अ मेथड टू इज यूज्ड टू फाइंड द एज ऑफ फॉसिल्स। अरे फॉसिल्स मतलब वही जो पहले मर गए अभी, मतलब कि वो गड़ गए कहीं, मतलब उनकी एज। टू फाइंड द एज ऑफ फॉसिल्स, दैट इज टू फाइंड द एज ऑफ लिविंग थिंग which was buried, to find the age of living thing which was buried inside the earth very long time ago। ठीक है, which was buried inside the earth very long time ago। तो बहुत पहले जो हो गए, बरीड हो गए, तो उनकी एज निकालने के लिए कार्बन 14 या कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं। तो कार्बन 14 या कार्बन डेटिंग यूज किया जाता है किसी भी लिविंग थिंग का एज निकालने के लिए। ठीक है, क्या होता है इसको मतलब ज्यादा तो नहीं समझना, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। देखो जो कार्बन 14 जो होता है इसके हाफ लाइफ होते फिक्स है 5730 ईयर्स, और इसी हाफ लाइफ का यूज करके हम लोग मतलब इसका मतलब निकालते हाफ, मतलब इसका हम लोग क्या निकालते हैं, लिविंग थिंग का आपका लाइफ। देखो होता भी क्या है, जो कार्बन 14 होता है वो एक बीटा पार्टिकल को इमिट करता रहता है और बन जाता है नाइट्रोजन में, इसमें कन्वर्ट होता रहता है। ठीक है, देखो होता है कि मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें कुछ अमाउंट में कार्बन 14 है। ठीक है, कुछ अमाउंट में कार्बन 14 है। हम लोग जैसे मान लेते हैं मैं जो, तो आपको पता होता है हम लोग एटमॉस्फेयर से या फिर बाकी जगहों से लगातार कार्बन का एक्सचेंज करते रहते हैं। हम लोग जो खाना खाते हैं वो सब कार्बन ही होता है, तो हम लोग क्या होता है लगातार कार्बन का एक्सचेंज एटमॉस्फेयर और हमारे बीच होता रहता है, जैसे अलग अलग फूड के फॉर्म में, अलग अलग चीज़ों के फॉर्म में होता रहता है। तो हमारे बॉडी में क्या होता है, फिक्स अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट होता है जो हमारे बोन्स में या फिर बॉडी के अलग अलग पार्ट में प्रेजेंट होता है। जब हमारी मान लेते हैं मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो हम लोग कार्बन का एक्सचेंज करना बंद कर देते हैं। तो हमारी बॉडी में जो कार्बन होता है वो धीरे धीरे फिर डिक्रीज हो, जैसे हमारे तो बोन्स में भी कुछ अमाउंट, मतलब देखो बोन तो मेनली कैल्शियम का बनता है, पर कुछ अमाउंट में कार्बन होते हैं, मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है। वो क्या होता है साइंटिफिक, मतलब वही हम लोग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो जो कार्बन होता है वो कुछ टाइम के बाद डिक्रीज होने लगता है। तो मान लेते हैं कि जैसे मान लो कि सपोज मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बस एग्जाम्पल मान लेते एग्जाम्पल बताता हूँ कि हमारी बॉडी में सपोज करते हैं कि भाई 1 ग्राम कार्बन होना चाहिए था कार्बन में, सपोज करते हैं। ठीक है, और अभी किसी साइंटिस्ट ने देखा कि उसका अमाउंट है 0.25 ग्राम, मान लेते कि उसका, अरे मान लेते हमने एक बोन का सैंपल लिया और मान लेते एज निकाल ली है, तो हमारे हिसाब से 1 ग्राम होना चाहिए, क्योंकि जब आपका मतलब जो भी एक्सचेंज होता है उसने हमने गेस किया कि 1 ग्राम होना चाहिए बॉडी में। और कितना निकला हमारे पास, मान लेते बॉडी में निकला 0.25 ग्राम, मतलब कि इसमें कितना हाफ लाइफ और 2 हाफ लाइफ। अरे हाफ लाइफ तो पढ़ा है थोड़ी देर पहले, मतलब पहले 1 ग्राम से हाफ ग्राम से 0.25, मतलब 2 हाफ लाइफ हुआ, मतलब कि मतलब एक हाफ लाइफ में इतना टाइम, मतलब 2 हाफ लाइफ मतलब इसका डबल। तो हाफ लाइफ का यूज करके हम लोग उसका टाइम को गेस कर लेते हैं। तो इस लॉजिक पे ये चीजें चलती है। मतलब जब कोई लिविंग थिंग मर जाता है तो उसकी बॉडी में जो कार्बन 14 होता है वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता रहता है, धीरे धीरे डिक्रीज करता रहता है। और फिर कितना कार्बन 14 बचा, मतलब हम लोग गेस करते हैं भाई इतना कार्बन 14 बचा, मतलब इतना हाफ लाइफ इसमें हो गया होगा, तो उससे उसका एज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उसमें नीचे लिखो लिविंग थिंग कॉन्टिन्यूसली एक्सचेंज कार्बन विद द एटमॉस्फेयर, so every living thing have a fixed amount of carbon 14 in its body. When a living thing is dead, amount of carbon 14 decreases from the body. With the help of half life of carbon 14, we can determine the age of this living body after a very long time. ठीक है, दिस इज नोन एज कार्बन डेटिंग। तो इसी को कार्बन डेटिंग बोलते हैं। तो समझ में आपको आ रहा होगा। अरे आप ऐसे समझो एक बार फिर से, एक लिविंग थिंग के अंदर मान लेते कुछ कार्बन होना चाहिए, मान लो 10 ग्राम होना चाहिए, मान लेते मर गया। ठीक है, ऐसा कितना होना चाहिए वो तो कैलकुलेट कर लिया जाता है, कितना होना चाहिए, मतलब भाई हम लोगों का मेथड है कैलकुलेट कर लेते हैं। बस अभी आपको ये मेथड समझना है कि कैसे इसको निकालते हैं।
बताते 10 ग्राम होना चाहिए, मतलब साइंटिस्ट ने बोला कि भाई इतना मास का बॉडी इसके अंदर 10 ग्राम होना चाहिए। मर गया। और मैंने तो अभी हम लोगों ने उस बॉडी को देखा काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद, मैंने तो उसमें देखा कि अमाउंट जो है वो करीब करीब कितना है, मान लेते हैं कि आपके पास 1.25 ग्राम, ठीक है 1.25 ग्राम। तो अब उससे कैसे मतलब कि 1.25 ग्राम में पहले 10 ग्राम होना चाहिए, मतलब 10 का 5 हुआ होगा, 5 का 2.5, 2.5 का 1.25, मतलब कि इसमें 3 हाफ लाइफ हुआ होगा। तो फिर उससे हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि कितना उसका एज रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। अगर देखो अब होता है कि हाफ लाइफ में पता होता है अमाउंट आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा हो जाता है। अगर हाफ लाइफ 9 या 10 से ज़्यादा है, देखो पहली बात देखो कार्बन 14 का हाफ लाइफ कितना था, 5730 ईयर्स। हर बार हाफ लाइफ के बाद क्या होता है, अमाउंट कम हो जाता है। अगर किसी लिविंग थिंग की एज मतलब 50,000 ईयर से ज़्यादा है तो फिर उसका एज निकाल पाना बहुत ही डिफिकल्ट, या फिर हम लोग उसका एज नहीं निकाल सकते कार्बन डेटिंग की वजह से, क्योंकि 50,000 ईयर्स के बाद उसके बॉडी में क्या होता है, कार्बन का अमाउंट बहुत कम हो जाता है, फिर उसकी एक्यूरेट एज गेस कर पाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो अमाउंट ऑफ कार्बन 14 डिक्रीजेस विथ टाइम if age of fossils is less than 50,000 years, if age of fossil is less than 50,000 year, we can find the accurate age of fossil. If age of fossil is more than 50,000 years, then amount of carbon 14 decreases very much, that is negligible amount of carbon 14 remains in fossils. So determining exact age of fossil is very difficult. So carbon 14 is not very effective method to find the age of fossils if age of fossil is more than 50,000 ईयर। अगर 50,000 ईयर से ज़्यादा है तो वो बहुत अच्छा मेथड नहीं होगा निकालने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा हमारे, और फिर आप बोलोगे सर और कौन सा मेथड हो सकता है, इसके अलावा और कोई मेथड ही नहीं है। मतलब अगर कोई बहुत पुराना फॉसिल्स होगा तो उसकी एग्जैक्ट एज निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप कई बार सुनते हो, कई बार ऐसा होता है, मतलब बोलते रहे ना कि भाई डायनासोर की एज ये रही होगी, फिर बोलते ये एज रहेगा, क्योंकि उसमें मतलब मेथड उतना सही नहीं होता, तो उस वेले चेंज होता रहता है। मतलब एग्जैक्टली फाइंड करना काफ़ी फिर डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत पुराना सैंपल हो गया तो उसका फिर एग्जैक्ट मतलब एज निकालना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आगे आपके पास एक और लिखते हैं इसमें यूरेनियम लेड डेटिंग, या इसको सिंपली बोलते हैं लेड डेटिंग। तो देखो होता क्या है, कार्बन डेटिंग जो होता है उसका यूज करते हैं फॉसिल्स केज निकालने के लिए, लिविंग थिंग केज निकालने के लिए। नॉन लिविंग थिंग केज निकालने के लिए हम लोग लेड डेटिंग का यूज करते हैं, फिर यूरेनियम लेड डेटिंग का यूज करते हैं, ठीक है। अरे हमारे बॉडी में यूरेनियम नहीं होता पर रॉक में तो होता ही है। तो इसमें नीचे लिखो यूरेनियम लेड डेटिंग, दैट इज लेड डेटिंग इज यूज्ड टू फाइंड द एज ऑफ मिनरल्स एंड अर्थ, ठीक है, टू फाइंड द एज ऑफ मिनरल एंड अर्थ, ठीक है। तो अर्थ का या फिर मिनरल का एज निकालने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि रॉक में जो यूरेनियम 238 होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एक्चुअल में लेड 206 में, और इसको कन्वर्ट होने में जो टाइम लगता है पूरा टाइम 4.47 इंटू 10⁹ ईयर्स। अरे कई बार सुनते हो ना अर्थ की एज 1 बिलियन ईयर 2 बिलियन ईयर्स ऐसे निकलते हैं, तो इसी का यूज होता कॉन्सेप्ट। अगर मान लो रॉक में यूरेनियम 235 रहा हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लेड 207 में। इसको कन्वर्जन होने में टाइम लगता है नियरली 0.704 इंटू 10⁹ ईयर्स, ठीक है। तो इसमें ये लिख लो, फिर नीचे लिखो कि देखो इफ यूरेनियम 230, मतलब हमको कैसे पता चलेगा क्या प्रेजेंट है। अरे अगर हमको रॉक में मान लो 206 मिला, इसका मतलब पहले क्या प्रेजेंट रहा होगा ये,
और अगर ये मेरा लेड मिला, ये मिला, तो इसमें प्रेजेंट होगा ये, मतलब अरे लेड के अमाउंट से गेस करते क्या होगा गेस, मतलब लेड अगर ये मिला मतलब पहले ये प्रेजेंट होगा, लेड अगर ये मिला मतलब पहले ये प्रेजेंट होगा। तो इसमें नीचे लिखो कि लिखो बाय यूजिंग द अमाउंट ऑफ लेड वी फाइंड द एज ऑफ मिनरल, वी फाइंड द एज ऑफ मिनरल। ठीक है भाई, इफ लेड लिखो, इफ लेड 206 इज प्रेजेंट इन रॉक, if lead 206 is present in rock, it means original sample contain uranium 238, and if lead 207 is present in rock, it means original sample contain uranium 235. By using time period of conversion, we find the एज ऑफ मिनरल। ठीक है, इसका यूज करके निकाल लेते हैं। कैसे करते हैं वो सब आपको नहीं समझना, बस इसका वही न्यूमेरिकल मतलब यूज करके सॉल्व कर लेते हैं, मतलब कुछ होता है आ जाता है, बस हो गया। आपको बस याद रखना लेड डेटिंग किसके लिए यूज होता है, लेड डेटिंग यूज होता है मिनरल केज निकालने के लिए, कार्बन डेटिंग यूज होता है लिविंग थिंग केज निकालने के लिए। इससे ये कन्वर्ट होता है, इससे ये कन्वर्ट होता है, दोनों का एज याद रखना बस। इसके अलावा आपको कुछ भी समझने की या फिर याद करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट टर्न पे क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्न पे समझेंगे न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में डिफरेंस क्या होता है, और इक्वल टू mc² जो एनर्जी होता है उस पर कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स को भी करेंगे। तो आज इतना ही करेंगे और नेक्स्ट टर्न पे हम लोगों का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस नेक्स्ट टर्न पे थोड़ा सा टॉपिक है, तो नेक्स्ट टर्न पे कुछ चीज़ों को समझ लेंगे और चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा।